नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड टॉपर इतिहास की कॉपी देखने वाले हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दो कॉपियां दिखाऊंगा, दो बोर्ड टॉपर की कॉपियां दिखाऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं, तो आपको देख बिल्कुल ऐसी की ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। तो आपका जो ये हिंदी माध्यम की कॉपी है, तो इसमें लिखना है आपको, जो विषय है वो इतिहास, और वार है सोमवार, वार सोमवार दे रखा है, और 18 मार्च 2024 दे रखी है। यानी कि विद्यार्थी ने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टीकरण बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर परीक्षार्थी के नंबर 80 में से 80 जुड़े हैं, तो यह एग्जामिनर ने उसको दे दिया है। अब देखो नीचे चलते हैं, और ये परीक्षा बिल्कुल ऐसे की ऐसी कॉपी आएगी आपकी, 19-20 का भी फर्क नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी ने खंड ए बनाकर और प्रश्न संख्या 1, मतलब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख रखा है, एक नंबर लगा के, और फिर सभी के उत्तर एक एक दो दो नंबर लगाकर कर रखे हैं। अब देखो आगे आपको मैं बता दूं। अब देखो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि आपका जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, तो जो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है, यहाँ पर लिख रखा है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, और यहाँ लिख रखा है प्रश्न संख्या। यानी कि जो परीक्षक द्वारा जो प्रदत्त अंक है, यानी परीक्षक द्वारा जो अंक दिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, तो वो अंक यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे एक अंक दे दिया, कोई प्रश्न 2 नंबर का है तो एग्जामिनर ने 2 अंक दे दिए। इस प्रकार किए जाते हैं। और प्रश्न संख्या में क्या होता है कि जो हम खुद लिखते हैं कॉपी, यानी कि जो विद्यार्थी कॉपी लिखते हैं, उसको 1 नंबर ऐसे लिखना पड़ता है। यानी प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 लगा के 1 कर सकते हो, और फिर इसका उत्तर भी कर सकते हो। और बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इनको बीच में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हो आप। वैसे ये भी बिल्कुल तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखता है एग्जामिनर को, यानी एग्जामिनर इससे खुश होता है। आपका उद्देश्य ये है कि एग्जामिनर को खुश करना, आपका उद्देश्य कॉपी नहीं करना है, यानी किस प्रकार से उसको खुश करना है। तो यहाँ पर उत्तर लिख रखा है विद्यार्थी ने, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर संख्या 1 कर रखा है, और उत्तर 1 में बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये सभी कर रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हो। तो सभी के उत्तर कर रखे हैं, और जो फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं इसको। तो हम क्या करते हैं कि इस विद्यार्थी की जो बोर्ड टॉपर की विद्यार्थी कॉपी तो देखेंगे, साथ में 2024 का उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 जो आपका इतिहास की जो क्वेश्चन पेपर है वो भी देखने वाले हैं। तो इसमें समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक थे 80। तो ये परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दे रखे हैं, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है। अब देखो खंड ए बनाकर दे रखा है, तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए ये। अब देखो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एक एक नंबर वाले हैं। तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हो। तो मैं आपको प्रश्न भी बताते चलता हूँ और इसके उत्तर भी बताते चलता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव और कितने रिक्त स्थान प्रश्न आते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? 2, 3, 4 या फिर 5? पहला प्रश्न था सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। ऑप्शन ब इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न था कि जो मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित है? तो ये कितने भागों में विभाजित है? तो ये थी 2 भागों में विभाजित है। आपका तीसरा प्रश्न था कि तीर्थयात्री स्वेन तसांग किस देश में आए थे, यानी किस देश से आए थे? और चौथा प्रश्न है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? विद्यार्थी ने बिल्कुल सही कर रखा है, चीन। तो आपको बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गौतम पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध थे? तो किस वंश के प्रसिद्ध थे? ये थे सातवाहन वंश के। पांचवा प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके थे? कितने तीर्थकर हो चुके थे? छठा प्रश्न निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ देख सकते हो। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा 23, और जो प्रश्न संख्या आपका 6 है उसका उत्तर है पीटर मुंडी। सातवां प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा? आप यहाँ देख सकते हो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? दिल्ली, दौलताबाद, सॉरी औरंगाबाद, आगरा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है फ्रांसवा बर्नियर। उत्तर इसका सही रहेगा। और जो आपका 8वां प्रश्न है उसका उत्तर है दिल्ली। आपका 9वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? और 10वां प्रश्न है यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है 1936। और जो आपका 10वें प्रश्न का उत्तर है यूनानियों के लिए। आपका 11वां प्रश्न है कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? और आपका जो 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपके 11वें प्रश्न का उत्तर है 1793। विद्यार्थी ने बिल्कुल सही कर रखा है, आपको भी इसी प्रकार करना है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। और आपके 12वें प्रश्न का उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका 13वां प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे?
और जो आपका 14वां प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा 11। और जो आपका 14 का प्रश्न का उत्तर है जो सलाहकार वो कौन थे? BN राव। आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। अब देखो आप रिक्त स्थान देख सकते हो इसमें, ये पहला रिक्त स्थान है सिंधु सभ्यता में बाढ़ सामन्यत जो पत्थर नामक पत्थर से बनाए गए थे। ये आप देख सकते हो इन मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था। आप तीसरा देख सकते हो इसमें, ये एक नंबर वाले रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। अब उस विद्यार्थी को भी देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। और फिर तुलनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। तो पहले रिक्त स्थान के देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सभी रिक्त स्थानों के उत्तर दे रखे हैं। देखो विद्यार्थी ने किस प्रकार से बिल्कुल स्पष्टीकरण किया है, बिल्कुल शानदार तरीके से, और विद्यार्थी को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। देखो आपके पहले का देखते हो, चट 10 पूर्व बौद्ध कर्नल कोलिन मैकेंजी भारत नहीं, भारत को देखो कट भी कैसे करते हैं, आप कट भी देख सकते हो। इस विद्यार्थी ने भारत गलत कर दिया, फिर इसको देखो कट करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही है इसका तरीका, क्योंकि इसका अमेरिका था, लेकिन विद्यार्थी को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, आप यहाँ देख सकते हो। अब तीसरा प्रश्न अति लघुरात्मक प्रश्न वाला आ जाते हैं। तो ये देखो इसमें एक नंबर वाले प्रश्न दे रखे हैं। अब देखो आपका पहला प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधुवासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। अब देखो विद्यार्थी कॉपी में देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं पहले इनको। आप पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर है कि सिंधुवासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था, क्योंकि यहाँ तांबा तथा सोना जैसी चीजें बाहर से मंगाई जाती थी। दूसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। तीसरे का तीसरा है मातृवंशिकता का क्या अर्थ है, अब देखेंगे। और आपका चौथा है कि इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी। तो इन दोनों को एक साथ देखते हैं। मातृवंशिकता का अर्थ है माताओं से जुड़ी हुई परंपरा, सातवाहन को उनके नाम से जाना जाता था। आपका चौथा है कि इब्न बतूता के अनुसार जो दावा डाक व्यवस्था थी वो पैदल डाक व्यवस्था थी। आपका पांचवा प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है। और छठा प्रश्न है कि गोपुरम किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है कि मुकद्दम या मंडल किस शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता था। पांचवें प्रश्न का उत्तर है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली शहर में स्थित है। अब देखो आपका छठा प्रश्न है कि मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विद्यार्थी ने बिल्कुल सही लिखा है और एग्जामिनर ने नंबर भी दे रखे हैं, देखो इधर साइड में। और जो मुकद्दम या मंडल गांव के मुखिया के लिए प्रयोग में लिया जाता था, यानी मुकद्दम या मंडल गांव के मुखिया के लिए प्रयोग में लिया जाता था। आपका आठवां प्रश्न है कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और जो नौवां प्रश्न है कि गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया। और इसके साथ ही आपके जो 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था। तो इनके तीनों का उत्तर एक साथ देखते हैं। जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की मांग के कारण महत्वपूर्ण था। और जो आपका नौवां प्रश्न है कि गरीबी को साथ अपना तादाद में स्थापित करने के लिए गांधी जी उनके सामने धोती पहनकर जाते थे तथा उनकी मुसीबत में सहायता भी करते थे। ये 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अब आपका खंड में आ जाता है। तो इसमें चौथा प्रश्न है आपके विचार से, अब इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का है कि आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, समझाइए। और जो पांचवा प्रश्न है कि सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। छठा है कि स्त्रीजन किसे कहते हैं। आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि सिंधु सभ्यता का अंत होने के क्या कारण है। नदियों का सूख जाना, जलवायु परिवर्तन होना, और जो बाढ़ आ जाना, और वनों की कटाई। अब देखो पांचवा का उत्तर है कि सिक्कों से ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन काल के सिक्कों पर राजा की मूर्तियां उत्कीर्ण है तथा उन पर पुराने अवशेष के होने से सिक्कों से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। और आपके छठे प्रश्न का उत्तर है स्त्रीधन किसे कहते हैं। स्त्री विवाह के पश्चात अपने पति के निवास स्थान पर रहती है तथा उसे वहीं पर धन मिल जाता है तथा उसे विवाह में कन्यादान दिया जाता है। वधु गमन के समय भेंट दी जाती है। भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार को वह ग्रहण करती है, जिसे स्त्रीधन कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका 7वां प्रश्न है कि किन्हीं 2 स्तूपों के नाम लिखिए। आपका 8वां प्रश्न है कि इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण किस प्रकार किया। आपका 9वां प्रश्न है कि आपके विचार से चिश्ती सिलसिला किन किन विशेषताओं ने उसे लोकप्रिय बनाया। 7वें प्रश्न का उत्तर है 2 स्तूपों के नाम, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। और 8वें प्रश्न का उत्तर है कि इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण करते हुए कहा कि पान एक वानस्पतिक उपज है जिसका प्रयोग शाही घर परिवार तथा राजा के दरबार में किया जाता है। वहां पान को घड़ी महत्ता दी जाती है। इब्न बतूता ने इनके द्वारा प्रयोग किए गए पानों का वर्णन किया है। पत्ते पर रखकर खाया जाता है। ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों ने बिल्कुल क्लियर लिखा है
कि चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि शेख और मुरीद को वापस में मिला कर रखती है तथा एक जंजीर के रूप में माने जाते हैं। इस कारण से चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाया है। आपका 10वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं दो राजकीय केंद्रों के नाम लिखिए। और आपका जो 11वां प्रश्न है कि पोलज व पड़ोती जमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी पोलज व पड़ोती जमीन में अंतर स्पष्ट। आपके दो दो नंबर के प्रश्न है। आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है कि विजयनगर साम्राज्य के दो राजकीय केंद्रों के नाम प्रमुख है। एक तो है महानवमी डिब्बा और एक है कमल लोटस महल। तो विद्यार्थी का एक गलत हो गया था, विद्यार्थी ने बिल्कुल सही कट लगा रखे हैं, बिल्कुल गलत ऐसे नहीं किया, मतलब बहुत से विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। यानी जो गलत हो गया उसके एक ऐसे टिक कर दो, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है कि पोलज व पड़ोती भूमि में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो पोलज भूमि वह है जिसे कभी खाली खाली नहीं छोड़ा जाता है तथा उस पर निरंतर खेती की जाती है। तो ये पोलज भूमि हो गई। और जो पड़ोती है, पड़ोती भूमि वह है जिसे कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जमीन क्या बन जाए, उपजाऊ बन सके। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का उत्तर है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को उस मोड़ पर ले जाती है तथा वह सामग्री उपलब्ध कराती है जिसे सरकार भी नहीं झेल पाती है। दक्कन में दंगे होने शुरू हो गए तथा लोगों को नियंत्रण में लेना कठिन हो गया था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट से यह सामग्री उपलब्ध है। आपका 13वां प्रश्न है कि उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है। और आपका 14वां प्रश्न है कि सहायक संधि की कोई दो शर्तें लिखिए। उपनिवेशवाद और देहात में कुदाल और हल से आशय है कि कुदाल तो पहाड़ियों लोगों के लिए जीवन का प्रतीक था जिससे वह झूम यानी कि झूम खेती करते थे। झूमिंग खेती जो भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है उसे झूमिंग खेती कहा जाता है। हल हल संतालों के जीवन का प्रतीक था जिससे वह स्थायी खेती करते थे। और आपका जो 14वां प्रश्न होगा सहायक संधि की दो शर्तें कौन कौन सी है कि सहायक संधि के दौरान राजा बिना अनुमति के किसी दूसरे राजा से न तो कोई संधि करेगा और न ही युद्ध करेगा। और आपकी दो दूसरी शर्त है कि राजा को अपने किले में एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी। अब आपका खंड ब का जो लास्ट प्रश्न है 15वां, संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए, यानी छुआछूत हेतु क्या सुझाव दिए, कोई दो सुझाव लिखिए। तो एक सुझाव 1 नंबर का है तो दो सुझाव 2 नंबर के हो जाएंगे। आपके 15वें प्रश्न का उत्तर है कि संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु दिए नो यानी कि दो सुझाव दिए। यानी पहला सुझाव कौन सा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लोगों को विधायिका तथा सरकारी नौकरियां में जाने की बात कही। और आपका जो दूसरा सुझाव है कि अल्पसंख्यकों यानी कम जनसंख्या वाले लोगों को यानी समान दर्जा दिया तथा उनके साथ समान व्यवहार करने की सलाह दी है। तो ये इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। अब आपका 16वां प्रश्न है कि मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है, लिखिए। अब आपके ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं और ये आपका खंड से है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो खंड से है। और 7वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, तो और इनके अथवा में भी दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप यहाँ देख सकते हो कि मौर्य वंश एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के अधिकारी को भी इस वंश के रखरखाव के लिए सूचित किया जाता है। इनके अधिकारी नदियों की देखरेख तथा भूमि मापन का कार्य करते हैं, पानी के बहाव को रोककर खेती में प्रयोग लेते हैं। यहाँ से कार्यों का यानी कि संचालन भी किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो इसका सही उत्तर, यानी इसके प्रमुख केंद्र देख सकते हो, राजनीतिक केंद्र ये रहे, आप ये रहे प्रमुख केंद्र। और आपके 17वें प्रश्न का उत्तर है कि बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। विश्व यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल देख सकते हो आप। और विद्यार्थी को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। अब आपका 18वां प्रश्न आ जाता है कि मुगलकालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, कथन की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में दे रखा है मुगलकालीन भारत में पंचायतों के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और 100% आ भी सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें आने वाले। और जो 19वां प्रश्न है कि 1857 का आंदोलन किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। और इसका अथवा प्रश्न है कि 1857 के अफवाह पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। और यदि आपने और विषयों के जो आपने मेरे द्वारा दिए गए टॉपर्स की कॉपी यदि नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भूगोल की, हिंदी की, सब पॉलिटिकल साइंस सबकी देख सकते हो। आपके प्रश्न संख्या 18 का उत्तर ये रहा, आप यहाँ देख सकते हो। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे कि मैं भी इसी प्रकार से करूंगा पेपर। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना है क्योंकि आपको भी इसी प्रकार नंबर लेने हैं 80 में से 80। अब आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पढ़ सकते हो।
आपके 20वें प्रश्न का उत्तर ये रहा, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी, यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो आप। आप भी बिल्कुल इसकी इसी की तरह करना, बिल्कुल चाहे से बिल्कुल कॉपी कर लो, चाहे इसकी लिखने के अंदाज में, यानी इसके लिखने का अंदाज बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिए। और फिर आपका जो मानचित्र वाला जो प्रश्न है वो आ जाते हैं। अब ये भारत में जो राखी गढ़ी हो गई, नासिक हो गया, कलिंग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मेरठ हो गया। अब आप मेरे को जब कमेंट में जरूर बताना कि जो पाटलिपुत्र है इसका वर्तमान में क्या नाम है, आप मेरे कमेंट में जरूर बता के जाना। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप यदि और भी जो टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।